आज हमारे सामने मन, शरीर और चेतना से जुड़े कुछ कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। इनमें मन पर काबू पाने से लेकर शरीर के ऊर्जा केंद्रों मतलब चक्रों को समझने और यहाँ तक कि किसी का चेहरा पढ़कर उसके स्वभाव को जानने जैसी तकनीकों पर भी बात की गई है। सही। एक तरह से ये इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से समझने की एक पूरी गाइड बुक लगती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्राचीन परंपराओं और मतलब रोज की जा सकने वाली प्रैक्टिसेस का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। हाँ, इन दस्तावेजों का जो मिशन है वो सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक तरह की महारत, एक मास्टरी हासिल करने का रास्ता दिखाना है। तो ठीक है, यहाँ से सफर काफी रोचक होने वाला है। चलिए इस ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास छिपा है। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो इन दस्तावेजों में कही गई है वो है मन पर फतह हासिल करना। हाँ। मुझे तो एक लाइन बहुत मजेदार लगी जिसमें मन को एक स्टूपिड चीज कहा गया है। हाँ। जो असल में हमें कंट्रोल करती है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। मतलब लक्ष्य है इस कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेना। और इसके लिए जिस एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर है वो है अनुशासन। अनुशासन। हाँ, बिना अनुशासन की ये संभव नहीं है। इसीलिए एक बहुत ही साफ दिनचर्या का सुझाव दिया गया है। अच्छा। रोज सुबह 6 से 7 बजे का 1 घंटा बस अपने लिए ध्यान के लिए रखना है। ये एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट है अपने साथ। और इस ध्यान को करने का तरीका भी बहुत खास है। पहली शर्त है स्थिरता। शरीर को बिना हिलाए कमर सीधी करके बैठना। और दिलचस्प बात यह है कि जमीन पर बैठने को बेहतर माना गया है। हाँ, इसके पीछे एक तर्क भी दिया गया है। क्या? कि जब हम धरती के संपर्क में आते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र मतलब जो रूट चक्र है वो जागृत होना शुरू होता है। ये एक तरह से पूरी साधना की नींव रखने जैसा है। ओके, मतलब ग्राउंडिंग। एकदम सही, ये ग्राउंडिंग की प्रक्रिया है। और फिर आती है सांस की तकनीक जो इस अभ्यास का कह सकते हैं दिल है। प्राणायाम। हाँ, एक तरह से इसमें सांस को एक तय गिनती तक अंदर लेना, रोकना और फिर बाहर छोड़ना है। जैसे शुरुआत में 3 की गिनती तक सांस अंदर लें, 3 तक रोकें और फिर 3 की गिनती तक बाहर छोड़ें। धीरे धीरे जब आप सहज हो जाएं तो इसी को 4 और फिर 5 की गिनती तक ले जाएं। इसमें जो बात मुझे सबसे असरदार लगी वो है कल्पना का इस्तेमाल। ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सांस अंदर लेते समय ये कल्पना करनी है कि आप ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर खींच रहे हैं। और सांस छोड़ते समय यह सोचना है कि शरीर की सारी नकारात्मकता, बीमारियां और सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। सही। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक शुद्धिकरण भी है। बिल्कुल। ये मन को एक काम देने जैसा है ताकि वो इधर उधर न भटके। और इस पूरे अभ्यास को पूरा करने के लिए ओम का 21 बार जाप करने का भी जिक्र है। अच्छा, 21 बार? हाँ। और दस्तावेज कहते हैं कि ओम से जो कंपन या वाइब्रेशन पैदा होती है वो आपके शरीर के अंदर महसूस होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर के 7 चक्र एक सीध में आने लगते हैं। ओके, एक अलाइनमेंट में। हाँ, जो आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। ये ऊर्जा को एक सीध में लाने की बात बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी वाद्य यंत्र को सुर में करने जैसा लगता है। बिल्कुल। और शरीर के इन्हीं आंतरिक सिस्टम्स की बात करें तो ये दस्तावेज हमें ध्यान की इस बुनियादी प्रैक्टिस से शरीर के ऊर्जा केंद्रों मतलब चक्रों तक ले जाते हैं। हाँ, इन्हें शरीर की नींव बताया गया है। और यहाँ से बात बहुत रहस्यमयी और आकर्षक हो जाती है। हाँ, क्योंकि इन दस्तावेजों में चक्रों को जागृत करने से मिलने वाली कुछ विशेष शक्तियों मतलब सिद्धियों का भी जिक्र है जो सुनने में किसी कहानी जैसी लगती हैं। जैसे विशुद्ध चक्र जो हमारे गले में होता है। कहा गया है कि इसे सक्रिय करने से वाणी सिद्धि मिलती है। एक मिनट, वाणी सिद्धि, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सच होने लगेगा। जैसा हम प्राचीन ऋषि मुनियों के बारे में कहानियों में सुनते आए हैं। ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। लगता तो है। क्या दस्तावेज इसे सचमुच इसी तरह बताते हैं या इसका कोई मनोवैज्ञानिक मतलब है, जैसे बहुत प्रभावशाली ढंग से बात करना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और दस्तावेजों के मुताबिक ये कोई मेटाफर नहीं है। अच्छा। वो इसे एक वास्तविक क्षमता के रूप में पेश करते हैं। उनका तर्क है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने विशुद्ध चक्र को साधना के जरिए सक्रिय किया होता था, इसलिए उनकी कही बात में इतनी शक्ति होती थी कि प्रकृति उसे सच कर देती थी। वाह। और इसी तरह आज्ञा चक्र का भी जिक्र है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। हाँ, जो हमारी दोनों भौहों के बीच होता है।
कहा गया है कि इसके सक्रिय होने पर इंसान को बहुत दूर की चीजें और यहाँ तक कि भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिखाई देने लगती हैं। सच में? हाँ, और दस्तावेज इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये होता है। उनका रुख ये नहीं है कि शायद ऐसा हो, बल्कि ये है कि ये एक विज्ञान है। अच्छा। और इस पर और अध्ययन शुरू होना चाहिए। तो ये सिर्फ मन की शांति या आध्यात्मिक सुकून पाने की बात नहीं है, ये तो मानव क्षमताओं को उस स्तर तक ले जाने की बात है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। एकदम। ये एक साहसिक दावा है कि विज्ञान को इन चीजों को खारिज करने के बजाय इनकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी रहस्यमयी दुनिया से निकलकर अब हम एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसका सीधा ताल्लुक हमारे रोजमर्रा के जीवन से है। ओके। फेस रीडिंग या चेहरा पढ़ना। फेस रीडिंग। हाँ, इन दस्तावेजों के मुताबिक किसी का चेहरा देखकर उसकी प्रकृति यानी उसका मूल स्वभाव, विकृति यानी उसमें आए नकारात्मक बदलाव और उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। अच्छा, तो अब हम रहस्यमयी दुनिया से निकलकर जासूसी की दुनिया में आ रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ही मजेदार और विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। जैसे माथे के बारे में बताया गया है कि अगर किसी का माथा सपाट यानी फ्लैट है तो वो किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, उसे हर चीज के लिए तर्क मतलब लॉजिक चाहिए। मैं तो अभी से अपने आसपास के लोगों के माथे देखने लगा हूं। हाँ, ये स्वाभाविक है। और आंखों के बारे में भी बहुत दिलचस्प बातें हैं। बताइए। जिन लोगों की आंखें छोटी होती हैं, वे बहुत आरक्षित मतलब रिजर्व्ड होते हैं। वे अपने मन की 10 में से सिर्फ 2 बातें ही दूसरों को बताते हैं, बाकी 8 अपने अंदर ही रखते हैं। ओके। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर और कैलकुलेटिव हो सकते हैं। और बड़ी आंखों वाले लोग, उनका क्या? क्योंकि आमतौर पर बड़ी आंखों को ज्यादा एक्सप्रेसिव माना जाता है। और दस्तावेज भी यही कहते हैं। बड़ी आंखों वाले लोग अटेंशन सीकर होते हैं, उन्हें तवज्जो चाहिए होती है। अच्छा। वे बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा भावुक मतलब सेंटिमेंटल होते हैं। वो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते, सब कुछ उनकी आंखों में दिख जाता है। ये दिलचस्प है। पर क्या दस्तावेज ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके पीछे का कोई कारण? दस्तावेज क्यों से ज्यादा क्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हजारों सालों के अवलोकन पर आधारित ज्ञान लगता है। ओके, ऑब्जर्वेशनल साइंस। हाँ, जैसे कानों के बारे में एक और अवलोकन है। वो क्या है? छोटे कान वाले लोग अच्छे श्रोता नहीं होते। अच्छा। वे बात पूरी होने से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं, बिना सोचे समझे जल्दी फैसले लेते हैं और छोटी छोटी समस्याओं से भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और नाक के बारे में भी कुछ था, है ना? हाँ, नाक के बारे में बताया गया है कि उसे देखकर ये पता चलता है कि व्यक्ति को सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और बड़े मुंह वाले लोग, हाँ, वो मिलना जुलना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं और बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये तो लोगों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जैसे आप किसी से मिलें, उसकी पूरी पर्सनालिटी का एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो गया। ठीक वैसा ही ये ज्ञान ज्योतिष, चिकित्सा और यहाँ तक कि बिजनेस नेगोशिएशन में भी बहुत मददगार हो सकता है, ऐसा दस्तावेजों का मानना है। तो ठीक है, हमने मन को साधने की बात की, शरीर की ऊर्जा को समझा और चेहरे के राज पढ़ना भी सीख लिया। लेकिन क्या ये ज्ञान सिर्फ समझने तक ही सीमित है या इसमें इलाज की भी कोई बात है? बिल्कुल है, और इसके तरीके भी बहुत अनूठे और सरल हैं। अच्छा। जैसे कलर थेरेपी या रंग चिकित्सा। कलर थेरेपी। हाँ, इसमें 2 बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जो स्वभाव से आक्रामक मतलब अग्रेसिव हैं, उन्हें लाल रंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अपने कपड़ों में, अपने कमरे में लाल रंग का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। हम अक्सर लाल रंग को गुस्से, खतरे या बहुत ज्यादा जुनून से जोड़ते हैं। स्टॉप साइन भी लाल होता है। सही कहा, ये हमारी साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। और दूसरा सुझाव तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत ही खास है। वो क्या है? जिन लोगों को नींद नहीं आती, मतलब अनिद्रा की समस्या है, उनके लिए एक उपाय बताया गया है। अच्छा। वे अपने दोनों हाथों के नाखूनों के चारों ओर स्किन पर एक काले रंग के पेन से गोला बना सकते हैं। 1 मिनट, क्या कहा? नाखूनों के चारों ओर काला रंग? हाँ। ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। ये कैसे काम करता है? क्या ये कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है? दस्तावेज इसके पीछे के वैज्ञानिक तंत्र की व्याख्या नहीं करते, लेकिन इसे एक बहुत ही असरदार पारंपरिक उपाय के तौर पर पेश करते हैं। ओके। और इसके लिए निर्देश भी बहुत साफ है। ये खाने के तुरंत बाद नहीं करना है,
बल्कि कम से कम 1 घंटे बाद करना है। और इसका असर? कमाल की बात यह है कि दस्तावेजों का दावा है कि ऐसा करने के 15-20 मिनट के अंदर ही बिना किसी दवाई के गहरी नींद आ सकती है। तो ये तो वाकई आजमाने वाली चीज है, खासकर उनके लिए जो नींद की गोलियों पर निर्भर है। मतलब एक तरह का बॉडी हैक लगता है ये। बिल्कुल। अब इतना सारा ज्ञान सुनने के बाद सवाल उठता है कि इसे सीखा कैसे जाए, इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। हाँ, ये जरूरी सवाल है। इसके लिए दस्तावेजों में 2 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जिन्हें हम सफलता की कुंजी कह सकते हैं। ओके। और पहली कुंजी थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन बहुत जरूरी है। वो है नोट बनाना। सबसे जरूरी है। हाँ। दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि पिछली क्लास में सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि लोगों ने नोट्स नहीं बनाए। हर बात को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे लिखना है और फिर उसे पढ़ना और स्टडी करना है। ये सिर्फ एक चर्चा सुनने जैसा नहीं, बल्कि एक क्लास में हिस्सा लेने जैसा है। एकदम सही। लिखने की प्रक्रिया जो है वो ज्ञान को हमारे दिमाग में स्थापित करती है। सही। ये सुनी हुई जानकारी को अपनी समझ में बदलने का पहला कदम है। अगर आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो ज्ञान हवा में रह जाएगा, आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा। और दूसरी उतनी ही जरूरी बात क्या है? दूसरी बात है दैनिक ऑब्जर्वेशन। दैनिक ऑब्जर्वेशन? हाँ, मतलब जो सीखा है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में लाना। ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है, इसे व्यवहार में उतारना होगा। थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलना ही असली सीखना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे अगर आज आपने फेस रीडिंग में नाक के बारे में पढ़ा है, तो आपका आज का काम यह है कि दिन में कम से कम 10 लोगों से मिलें और सिर्फ उनकी नाक को ऑब्जर्व करें। देखें कि क्या जो आपने सीखा है वो उन पर सही बैठ रहा है। बिल्कुल। और इसी ऑब्जर्वेशन से रुचि बढ़ती है, सवाल पैदा होते हैं और ज्ञान पक्का होता है। सही बात है। ये खेल की तरह है। आप दुनिया को एक नई नजर से देखना शुरू करते हैं। हर चेहरा आपके लिए किताब बन जाता है। इसी तरह आप रंगों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अपने गुस्से के पैटर्न को समझते हैं। यही असली साधना है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा ज्ञान मन को साधने की एक पूरी यात्रा है। एक पूरी जर्नी। ये सुबह के 1 घंटे के अनुशासन से शुरू होती है, फिर चक्रों की ऊर्जा को जगाने तक जाती है, फिर दूसरों को समझने के लिए चेहरा पढ़ना सिखाती है, और आखिर में रंगों जैसी सरल चीजों से इलाज भी बताती है। एक जगह बहुत अच्छी उपमा दी गई है। हाँ, कि मन को नियंत्रित करना एक मजबूत बांध बनाने जैसा है, जो नदी के तेज बहाव को विनाश करने से रोककर उसे सही दिशा में मोड़ देता है, जिससे बिजली बनती है और खेतों में सिंचाई होती है। बिल्कुल। ये सब बहुत दिलचस्प है और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। वो क्या? ये दस्तावेज दावा करते हैं कि बाहरी लक्षणों जैसे चेहरे की बनावट को देखकर हम किसी के आंतरिक जगत, उसके मन और स्वभाव को समझ सकते हैं। हाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर हमारा बाहरी स्वरूप हमारे बारे में इतना कुछ बताता है, तो हम दुनिया के सामने जो छवि पेश करते हैं उस पर हमारा कितना नियंत्रण है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम ध्यान और साधना जैसी तकनीकों से अपनी आंतरिक स्थिति को सचेत रूप से बदलकर उस बाहरी छवि को भी बदल सकते हैं?